नमस्कार दोस्तों, मैं विजय AB99 क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास 10th के इम्पोर्टेंट थे। जैसा कि हम 6 क्वेश्चन तक बता चुके थे कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आज मैं बताने वाला हूँ 7वां क्वेश्चन से लेकर के 14 क्वेश्चन तक। आप ध्यान से बने रहे वीडियो में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन को बता चुका हूँ जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट थे। उसी से आगे का मैं क्वेश्चन 7 से लेकर के 14 तक इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसके आंसर के साथ। अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिए और पिछले उन वीडियो को देख लीजिए जिसमें 6 क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश तथा कैसा आवेश होता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं और वो आवेश कैसा होता है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम और वो ऋणात्मक होता है। इसी बात को हम लोग देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम आवेश होता है तथा यह ऋणात्मक होता है, यानी कि एक आवेश मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ये, मान लेते हैं ये इतना बड़ा एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होंगे? 1.6 गुणे 10⁻−19 इतने आवेश होंगे। अब इसमें एक शब्द आ रहा है कूलम। कूलम क्या है? तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का क्या होता है? मात्रक कूलम होता है। फिर इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, यानी कि नंबर 8 वाला क्वेश्चन आता है, कूलम की परिभाषा लिखिए। यानी कि कूलम की परिभाषा दीजिए, कूलम क्या है? तो कूलम आवेश का मात्रक है। क्या है? कूलम आवेश का मात्रक है। एक कूलम आवेश की वह मात्रा है जब किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा बहने पर 1 सेकंड में बहने वाला आवेश एक कूलम आवेश कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि हम मानते हैं ये कोई चालक है। चालक यानी कि तार है। इस तार में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितनी बह रही है? 1 एम्पीयर की धारा। 1 एम्पीयर की धारा बहते समय 1 सेकंड में जितने आवेश 1 सेकंड में जितने आवेश इसमें से गुजर जाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक कूलम आवेश कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9वां, विद्युत प्रतिरोध क्या है तथा इसका मात्रक क्या है। हमको बताना है विद्युत प्रतिरोध के बारे में। विद्युत प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का अगर हम लोग नॉर्मली समझे तो रुकावट, यानी कि जो भी विद्युत चालक में यानी कि विद्युत तार में रुकावटें आती, उसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। कहने को वही अर्थ है, सेम टू सेम, कि किसी चालक में अगर विद्युत बह रहा है और उसमें जो उसके प्रवाह को क्या कर रहा हो? विरोध कर रहा हो, रोक रहा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसमें से धारा बहती जा रही थी, धारा बहती जा रही थी, इसमें कोई ऐसा चीज आ रहा है जो इस धारा को रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, यह विद्युत प्रतिरोध का चिन्ह है। तो जो रुकावटें आएंगी विद्युत परिपथ में, जो भी रुकावटें आएंगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम लोग समझने से पहले थोड़ा समझते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? विद्युत वाहक बल या हम कह दें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही बात हम लिखे हुए भी हैं। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहते हैं, बदलने के कारण क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, जो बदल के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बता रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं नाभिक क्या है। तो नाभिक जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु, उसका जो सबसे केंद्र वाला भाग होता है, उसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। तो अब कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग, इसका मतलब इस नाभिक से कुछ लेना देना है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब दो छोटे छोटे, मान लो हम लिए परमाणु, ये छोटा परमाणु, ये इसके नाभिक और इसके नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ा बना रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि एक बड़ा है वो टूट करके दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट रहा है। तो जब नाभिक जुड़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नाभिक संलयन। और जब नाभिक टूट कर बिखर जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जब नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन होता है तो उस दौरान ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि ऊर्जा निकलता है। तो जो ऊर्जा नाभिकीय विखंडन या संलयन द्वारा निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये बात यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जब नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन होता है, तो जो ऊर्जा निकलता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के दौरान जो भी एनर्जी निकलेगी, जो भी ऊर्जा निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा का ही आजकल बहुत ही यूज किया जाता है, जैसे कि परमाणु बम बनाने में, और भी अनेक प्रकार के जो हथियार बनाए जाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन कराया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम मतलब जो नाभिकों का बम बना है, नाभिकों द्वारा। जब भी नाभिक जुड़ते हैं, ये नाभिक टूटते हैं, तो उसमें से अपार ऊर्जा निकलती, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिस और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है अगला क्वेश्चन 12वां नंबर, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि ये जीवाश्म क्या होता है। तो जीवाश्म जो होता है, ये कोई चीज पहले के समय में पृथ्वी के अंदर दब गया और उसको हम लोग 200-400 वर्ष पूर्व दबा हुआ था, उसको हम लोग आज के समय में जो निकालते हैं, तो उसकी जो भी पार्ट मिलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जीवाश्म। मान लेते हैं कि कोई चट्टान है, ये मान लो चट्टान है, इस चट्टान के नीचे कोई जानवर दब के रह गया, तो हम लोग 200-300 वर्ष बाद इस चट्टान को हटाए तो हमको यहाँ पर क्या मिला, उस जीव का मृत शरीर मिला, यानी कि शव मिला। तो उसी को हम लोग निकाले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे। या मान लो पेड़ पौधे हैं, वो भी दबे पड़े हैं, उनको हम लोग जीवाश्म कहेंगे। अब यहाँ पर आ रही है कि जीवाश्म ईंधन जो जीव जंतु पेड़ पौधे आज के लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले पृथ्वी में दब गए, तो कड़ी ताप और कड़ी दाब के कारण, यानी कि बहुत अधिक दाब और कड़ी ताप के कारण वो किस में परिवर्तित हो गए, जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। किसके रूप में, जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो गए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग मुख्यतः कोयला देखते हैं। ये क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। ये ऐसा माना जाता है कि पहले के पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए थे, जो किसमें परिवर्तित हो गए, उष्मा के कारण जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो गए। आजकल हम लोग उसी का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैसें हुई, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन।
लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु उच्च ताप तथा उच्च दाब के कारण जीवाश्म के रूप में बदल गए। जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, बदल गए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि लाखों वर्ष पूर्व जो भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो पृथ्वी की सतह के अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर दब गए, जो ताप और दाब के कारण जीवाश्म के रूप में बदल गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ आगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि। कोयला को हम लोग देखते हैं, पेट्रोलियम हम लोग जानते हैं, पेट्रोलियम के द्वारा ही हम लोग को डीजल, मिट्टी का तेल, फिर उसके बाद में पेट्रोल आदि प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान कहीं कहीं पर, वहां पर प्राकृतिक गैसें होती हैं, जिसको भी उसको हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है 13वां क्वेश्चन, यानी कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। हम लोग ये जानेंगे क्रांतिक कोण क्या है। हम लोग कोण के बारे में बहुत कुछ पढ़े कि आपतन कोण, आपतन बिंदु वगैरह वगैरह पढ़े। हम लोग आज जानेंगे क्रांतिक कोण क्या है। तो क्रांतिक कोण जो होता है ना, ये थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए इसका नाम क्रांति कह दिया गया। जब सघन माध्यम से आपतित किरणें, आपतित किरणें मतलब आने वाली किरणें, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ये देखो, ये सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब विरल माध्यम में जाती है, अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि इतना बदल गई, सघन से विरल में जाते कि इसको इधर से जाना था, इधर से गुजरना था, और ये जा रहा है 90 डिग्री पर। कितने पर जा रहा है, 90 डिग्री पर। यानी कि जब सघन माध्यम से आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हो रहा, अपवर्तन होने के बाद वो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, में नहीं लिखे, में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम से आपतन कोण का मान विरल माध्यम में 90 डिग्री, ये देखो वही बात हुई, 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि जब आपतित किरणें अपवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल में जा रहा था, तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात इसको इधर से जाना था, वो 90 डिग्री पर घूम गया। कितने पर, 90 डिग्री पर घूम गया, जिस कारण हम लोग इस कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको और समझ में भी आया होगा ये क्रांतिक कोण क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्नेल का नियम क्या है। ओहो, इतनी अच्छी बात। स्नेल का नियम क्या है। स्नेल के नियम को हम लोग बताते हैं। आपतन कोण, सबसे पहली बात, ये आपतन कोण क्या है, आपतन कोण को हम लोग जानते हैं, आपतित किरण तथा ये अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं, जो ये है अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तथा अपवर्तित किरण, क्या चीज, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, यानी कि ये वाला कोण, इसमें नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा वो भी सही है फिलहाल। ये अगर हम देखें तो ये हुआ, ये हुआ, ये है अपवर्तन कोण आई, सॉरी आपतन कोण आई, और ये है अपवर्तन कोण आर। तो आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, यानी कि साइन को हम लोग क्या कहते हैं, उसके अनुपात को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यहां लिखा है, आगे देखिए, आपतन कोण की ज्या साइन आई, यानी कि आपतन कोण का जो ज्या है, यानी कि ये जो कोण बन रहा है साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। अपवर्तन कोण, ये है अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं।
यानी कि जो साइन आई है और जो साइन आर है, इसका जो अनुपात है ना, इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है, स्नेल का नियम बराबर साइन आई अपान साइन आर, यानी कि ये हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। ये हमारी सारी कहानियां थी जिसमें हम लोग आज भी 4-5 क्वेश्चन पढ़े। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो एक बार लाइक का बटन दबाइए और उसके बाद में कमेंट में यस जरूर लिखिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी कमियां हैं उसको बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है उनको लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे 6 से 7 नंबर से पहले वाले, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, कृपया करके उसको पहले जरूर देखें। और इसके आगे वाले वीडियो मैं फिर कल अगले लेक्चर में दूंगा। जय हिंद दोस्तों।